हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्सिंक। सो आज इस वीडियो में हम लोग इस क्यूआर कोड जनरेटर जो एप्लीकेशन है इसको बनाने वाले हैं। सो इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है एंगुलर, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और डेटाबेस के लिए मोंगोडीबी। सो इस एप्लीकेशन में क्या होगा, तो जब भी आप कोई भी आइटम यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे आइटम 1 और इसको ऐड करेंगे, तो इस आइटम का जो नेम है, ठीक है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और इस आइटम के लिए क्यूआर कोड जनरेट होगा। तो जब भी इस क्यूआर कोड को आप मोबाइल का कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी क्यूआर कोड स्कैनर से आप जब भी इसको स्कैन करेंगे तो आपको ये आइटम का जो नेम है वो प्रिंट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं मोबाइल पे। सो हम लोग अभी इसको मोबाइल का जो ये डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है क्यूआर कोड स्कैनर, इसके थ्रू हम लोग स्कैन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग जो एप्लीकेशन जो आइटम ऐड किए थे उस आइटम का नेम हम लोग दिए थे आइटम 1, और उसमें यहाँ पे देखिए आइटम 1 प्रिंट हो रहा है प्रॉपर्ली। तो अभी दूसरा और एक आइटम ऐड कर लेते हैं, आइटम 2 यहाँ पे ऐड किए, दूसरा आइटम ऐड हो गया। देखिए अब ऑटोमेटिकली इसने उसको स्कैन कर लिया है आइटम 2। सो पहले हम लोग कंप्लीट करने वाले फ्रंट एंड को, उसके बाद बैक एंड को कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोगों को टर्मिनल ओपन करना है और हम लोग पहले एंगुलर का जो प्रोजेक्ट है, जो एप्लीकेशन है, उसको क्रिएट करेंगे। उसको क्रिएट करने के लिए जो कमांड है वो है ng न्यू एंड एप्लीकेशन का नेम, क्या नाम देना चाहते हैं। मैं इस एप्लीकेशन के लिए नाम दूंगा, मैं एप्लीकेशन के लिए कुछ भी नेम दे सकता हूँ, जो कि क्यू आर कोड एफ़ी। सो ये नेम सही रहेगा क्योंकि क्यू आर कोड का एप्लीकेशन है और ये फ्रंट एंड है। तो जब भी आप ये कमांड हिट करोगे थोड़ा सा टाइम लेता है और कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपको राउटिंग चाहिए कि नहीं अपने एप्लीकेशन में। अगर चाहिए तो आप वाई डाल के एंटर कर सकते हैं, बट इस प्रोजेक्ट में हम लोगों को ये राउटर नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एन टाइप करके एंटर हिट करेंगे। और कौन सा वाला आपको फाइल यूज़ करना है, आप सी एस एस यूज़ करना चाहते हैं, एस सी एस एस यूज़ करना चाहते हैं स्टाइलिंग के लिए, तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं सी एस एस। सो जब भी आप एंटर करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो प्रोजेक्ट है इसको क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। सो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है ये न्यू एप्लीकेशन, जो न्यू प्रोजेक्ट है एंगुलर का, ये क्रिएट होने में। का जो न्यू प्रोजेक्ट है ये क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम लोग इसको ओपन करेंगे वी एस कोड में और पहले हम लोग एक क्यू आर कोड के लिए एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। सो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आपको कमांड रन करना होगा ng फॉर जनरेट एंड c फॉर कंपोनेंट। एंड कंपोनेंट का जो नेम है आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो ये कंपोनेंट बन रहा है क्यू आर कोड के लिए, तो हम लोग सेम नेम इसको क्यू आर कोड ही देते हैं, क्यू आर कोड। तो ये कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है और इसी जब भी हम लोग ये एंगुलर जो इस एप्लीकेशन इसको रन करेंगे तो हम लोग ये क्यू आर कोड का जो कंपोनेंट है इसको ये ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल के अंदर रेंडर करेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ राउटिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो यही जो क्यू आर कोड का कंपोनेंट है उसी का सिलेक्टर को हम लोग यूज़ करेंगे इसी कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर रेंडर करने के लिए। तो ये सारे अनवांटेड कोड हम लोगों को नहीं चाहिए, तो इसको एज अ टैग हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगा। तो चेक करते हैं ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। तो सर्वर को रन करने के लिए हम लोग का कमांड है ng सर्व। तो इसको टेस्ट करेंगे, लोकल होस्ट 4200। सो अभी तक सर्वर रन नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, वो सारे जो बंडल्स है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर्वर प्रॉपर्ली चल रहा है और आप इसको रिलोड करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे क्यू आर कोड वर्क्स। दैट मीन्स ये जो क्यू आर कोड का जो कंपोनेंट है ये सक्सेसफुली ऐप कंपोनेंट के अंदर रेंडर हो चुका है। तो अभी अभी हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए एक डिव एलिमेंट ऐड कर लेते हैं। डिव के अंदर हम लोग फॉर्म को डिफाइन करेंगे, फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर रहेगा एक इनपुट जिसके थ्रू हम लोग आइटम्स को एज ए इनपुट लेंगे और प्लेस होल्डर रखते हैं प्लेस होल्डर होगा एंटर आइटम नेम। और उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे एक बटन होगा ऐड। तो अभी इसको चेक करते हैं ये प्रॉपरली ऐड हुआ है कि नहीं। वहाँ यहाँ पे देख रहे हैं ये जो इनपुट टैग है और ये बटन ऐड हो गया। थोड़ा सा स्टाइल ऐड कर देते हैं क्योंकि देखने में थोड़ा गंदा दिख रहा है। सो डीप में रखते हैं
कंटेनर, और यहाँ पे 2 टैग बेटर होगा। ये डिव के अंदर 2 डिव और डाल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो आइटम का जो लिस्ट है उसको भी शो करना है। तो इसमें अभी के लिए कुछ भी लिखते हैं, आइटम लिस्ट, और ऊपर में जो डिव हम लोग डिफाइन किए उसके अंदर रहेगा आइटम्स को स्टोर करने के लिए फॉर्म। और इस डिव में हम लोग एक क्लास डाल लेते हैं, जैसे आइटम फॉर्म। तो पहले इस कंटेनर को CSS फाइल को ओपन कर लेते हैं, और ये कंटेनर जो क्लास है इसका हाइट देंगे हम लोग 100%, सॉरी विड्थ देंगे 100%, और हाइट होगा ऑटो। उसके बाद हम लोग डिज़ाइन करेंगे इस फॉर्म को। इसका विड्थ होगा 40% और इसका मार्जिन होगा 20 पिक्सल ऑटो, और एक बॉर्डर लगा लेते हैं अभी। बॉर्डर होगा 1 पिक्सल सॉलिड, कलर नहीं देते, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक में आएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सेंटराइज्ड हो चुका है। तो इस फॉर्म जो है उसमें थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर लेते हैं। पैडिंग ऐड करते हैं 20 पिक्सल का। और ये फॉर्म के अंदर जो इनपुट टैग है, तो बेटर होगा आप एक क्लास ऐड कर लें इसको डिज़ाइन करने के लिए प्रॉपरली। क्लास होगा INP, और ये बटन के लिए क्लास ऐड करते हैं BTN। सो 2 क्लास है अपने पास, INP और .btn। तो INP के लिए विड्थ होना चाहिए 70%, और बटन के लिए, बटन को हम लोग बाद में डिज़ाइन करते हैं, पहले इनपुट को डिज़ाइन कर लेते हैं। इनपुट का विड्थ हो गया, इसका हाइट देंगे, एक हाइट देते हैं 50 पिक्सल। तो अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है, ये थोड़ा सा कम कर देते हैं, हाइट 40। अभी बटन को डिज़ाइन करते हैं। बटन का विड्थ होगा 120 पिक्सल, हाइट देंगे इससे थोड़ा सा ज़्यादा 45 पिक्सल। देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है, ये परफेक्ट दिख रहा है। और इसका जो टेक्स्ट कलर होगा बटन के अंदर, कलर होगा वाइट। और इसका जो बैकग्राउंड, बटन का जो बैकग्राउंड कलर है, उसके लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर देंगे, कुछ भी कलर दे सकते हैं। रेड तो बहुत ही गंदा दिखने वाला है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ये कलर परफेक्ट होगा। तो चेक करते हैं ये कैसा दिख रहा है। और इसका जो बॉर्डर है इसको रिमूव कर देते हैं, बॉर्डर होगा नन। तो अभी ये परफेक्ट दिख रहा है। तो इस फॉर्म के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं एंगुलर का रिएक्टिव फॉर्म। सो उसके लिए रिएक्टिव फॉर्म के लिए हम लोगों को ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। सो उसको मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, उसको हम लोग कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे angular/forms से। ये वाला जो पैकेज है यहाँ से इंपोर्ट करते हैं हम लोग, जो कि एक मॉड्यूल है। तो इसको हम लोगों को ऐप में रजिस्टर करने के लिए इंपोर्ट्स एरे के अंदर डिफाइन करना होगा। तो ये रिएक्टिव फॉर्म अभी अपने एप्लीकेशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड है। तो पहले हम लोग रिएक्टिव फॉर्म का जो ग्रुप है उसको बनाने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं फॉर्म बिल्डर। तो उसको भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे angular/from पैकेज से। सो बिल्डर फ्रॉम angular/forms। तो यहाँ पे इसको इस कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए आपको इसी कंपोनेंट में इंजेक्ट करना होगा। तो एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं fb नाम से, और फॉर्म बिल्डर को यहाँ पे एज अ टाइप डिफाइन कर देते हैं।
और यहाँ पे एक फ्रॉम ग्रुप के लिए एक पब्लिक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, QR और आइटम ग्रुप। सो इसी प्रॉपर्टी में हम लोग ये जो फॉर्म ग्रुप है उसको स्टोर करने वाले हैं। तो फॉर्म ग्रुप बनाने के लिए हम लोगों को यूज़ करना होगा दिस डॉट, ये फॉर्म बिल्डर का जो इंस्टेंस है fb डॉट ग्रुप, और इसी के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट आपको पास करना होगा। उस ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज़ जो आप डिफाइन करेंगे वो होगा जो फॉर्म का जो कंट्रोलर्स होता है वो। सो एज ए प्रॉपर्टी हम लोग एक आइटम का नेम लेंगे। सो इसका टाइप क्या होने वाला है, इसका टाइप होगा इनिशियली नल होगा। और कुछ वैलिडेशन आपको फॉर्म में ऐड करना है, तो उसके लिए आप लोगों को इंपोर्ट करना होगा। वैलिडेटर्स बोल के क्लास आता है, वैलिडेटर। सो इसी क्लास के अंदर सारे वैलिडेटर्स जो प्रीडिफाइंड वैलिडेटर्स है वो स्टोर है, जो कि एक रिक्वायर्ड ये वैलिडेटर्स, ओके स्पेलिंग मिस्टेक था। ओके, सो ये जो मेथड है ये एक स्टैटिक मेथड है। सो इसको हम लोग क्लास जो नेम है उसके थ्रू उसको एक्सेस कर पाते हैं। सो इस ग्रुप को हम लोग अभी इस फॉर्म के साथ इस फॉर्म में रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए डायरेक्टिव होता है जो है फॉर्म ग्रुप, और उसी का ही ये वैल्यू आपको पास करना होगा जो कि ये प्रॉपर्टी है। तो आपका फॉर्म प्रॉपर्ली रजिस्टर हो चुका है। तो अभी हम लोग कंट्रोलर जो है उसी को भी इस इनपुट टैग के साथ रजिस्टर करते हैं। उस रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे भी डायरेक्टिव है जो है फ्रॉम कंट्रोल नेम। तो यहाँ पे आप डिक्लेयर करें तो ये रजिस्टर हो चुका है। तो इसको अभी टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए एक बटन पे क्लास ऐड करते हैं। जब भी ये बटन क्लिक होगा तभी वो फंक्शन वो एग्जीक्यूट होगा। तो फंक्शन का नेम देते हैं ऐड आइटम। तो इस ऐड आइटम को ये ts फाइल के अंदर क्लास के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये जो एरर आ रहा है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लास है ये फंक्शन है ये अभी तक हम लोग डिफाइन नहीं किए। तो अभी देखिए एरर जो है ये रिमूव हो जाएगा। ओके, तो जब भी हम लोग कुछ इनपुट लेंगे यहाँ पे और जब भी ये बटन क्लिक होगा तभी ये वाला फंक्शन फायर होगा। तो फायर करने के टाइम पे जो हम लोग डेटा पास कर रहे हैं यहाँ से उसको हम लोग कैसे एक्सेस कर पाएंगे, जो फ्रॉम ग्रुप को यहाँ पे हम लोग कंसोल लॉग करते हैं और इस फॉर्म के अंदर जितने सारे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेंगे। उसके लिए उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए ये वैल्यू प्रॉपर्टी है। तो इसको प्रिंट चेक करते हैं ये कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं। ओके, इसको रेस्पॉन्सिव भी बनाना पड़ेगा। ओके, सो आइटम 1। ओके, आप देख सकते हैं कि आइटम 1 जो है ये प्रिंट हो रहा है। दैट मीन्स जो अपना रिएक्टिव फॉर्म है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। सो अभी हम ये आइटम लिस्ट को ऐड करेंगे यहाँ पे। सो आइटम लिस्ट के लिए ये डिव हम लोग ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। तो ये जो आइटम जो यहाँ पे आएगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। सो वो आइटम को हम लोग कहाँ से फेच करेंगे, बैकएंड से। तो अभी हम लोग का बैकएंड का जो सर्विस है वो रेडी नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक डमी डेटा ले लेते हैं। सो डमी डेटा के लिए यहाँ पे पब्लिक डेटा बोल के एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और डेटा किस फॉर्म में आएगा बैकएंड से, एज ए एरे फॉर्म। तो यहाँ पे दो डेटा काफ़ी है। सो ये आइटम जब भी बैकएंड से आएगा तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि आइटम, सो ये आइटम जो प्रॉपर्टी है ये आइटम का नेम को होल्ड करेगा। तो हम लोग यहाँ पे आइटम 1 दे देते हैं और सेकेंड में भी आइटम 2। और जो QR कोड यहाँ पे हम लोग शो करवाएंगे उसके लिए जो बैकएंड से डेटा आएगा वो एज अ बेस 64 URL के फॉर्म में आएगा। तो अभी हम लोगों के पास वो नहीं है, तो बस अभी हम लोग ये आइटम का नेम ही प्रिंट कर। तो यहाँ पे इस डिप के अंदर और एक डिप डाल लेते हैं, और जैसे कि एक एरे है तो इसको हम लोग यहाँ पे इटरेट करवाएंगे। तो इटरेशन के लिए हम लोग के पास एक डायरेक्टिव होता है जो है ng फॉर डायरेक्टिव। तो एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं आइटम ऑफ एरे का नेम। तो यहाँ पे हम लोग शो करवाएंगे p टैग में शो करवाते हैं ये आइटम का जो नेम है उसको। सो इसको शो करवाने के लिए एंगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे हम लोग आइटम। सो ये आइटम है,
ये एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ये आइटम के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों के पास है नेम। तो अभी यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ओके सॉरी, हम लोग गलत प्रॉपर्टी एक्सेस कर ली। यहाँ पे नेम की जगह हम लोग वहाँ पे आइटम डिफाइन किए थे। तो अभी देखेंगे हम लोग आइटम 1, ओके 2 टाइम रिपीट आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सेम नेम है, आइटम 1 एंड आइटम 2। तो अभी इसमें थोड़ा सा स्टाइल ऐड कर लेते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये डिव में एक क्लास डाल लेते हैं। क्लास लिस्ट कंटेनर नाम देते हैं, लिस्ट कंटेनर, क्योंकि ये जो डिव है ये कंप्लीट लिस्ट को कंटेन करेगा, तो इसके लिए नेम परफेक्ट है। तो यहाँ पे लिस्ट कंटेनर और सेम डिज़ाइन को हम लोग, सॉरी ये विड्थ है 40 पिक्सल, ये विड्थ होगा 40% और मार्जिन होगा 20 पिक्सल ऑटो। तो ये सेंटराइज्ड हो जाएगा। ये आई थिंक उसको HTML को हम लोग सेव नहीं किया, अब देखिए ये सेंटराइज्ड हो गया। ओके सो यहाँ पे आइटम नेम, ओके आइटम नेम, और इसके नीचे हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। तो टेस्टिंग के लिए अभी कोई सा भी इमेज ले लेते हैं, QR कोड, कोई सा भी QR कोड को यहाँ से पिक कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे इसका लिंक को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जो URL आएगा बैकएंड से, मतलब बैकएंड का जो डेटा हम लोग यहाँ पे फेच कर रहे हैं, तो वो एज अ URL ही आएगा। तो उसके लिए हम लोग उसको इमेज टैग के अंदर ये सोर्स वाला जो प्रॉपर्टी है इसमें बाइंड कर देंगे। तो अभी के लिए ये डमी URL हम लोग स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे और चेक करते हो कैसा दिख रहा है। तो देख पा रहे हैं कि ऐसे ही हम लोग ऐसे ही इसको डिस्प्ले करवाएंगे जब भी ये रियल टाइम डेटा आएगा। एप्लीकेशन का जो बैकएंड है उसको बनाएंगे। सो पहले उसके लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फ़ोल्डर का नेम होगा QR कोड बैकएंड। इसको ओपन करेंगे VS कोड में। ओके तो जैसे कि इस बैकएंड को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले नोड एक्सप्रेस। सो पहले हम लोगों को npm जो npm है उसको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन में। उसके लिए रन कमांड होता है npm init yes। सो आप अगर ये येस वाला जो फ्लैग है इसको आप यूज़ करते हैं तो आपको ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा, आपको ये मैनुअली आपको एंटर नहीं करना है। अगर आप आपका एप्लीकेशन का प्रॉपर नेम देना चाहते हैं, उसका वर्जन देना चाहते हैं, उसका जो मेन फाइल है उसको अलग से डिफाइन करना चाहते हैं, तो ये विदाउट आपको ये येस फ्लैग आपको npm init ये वाला कमांड रन करना होगा। जब भी आप ये कमांड रन करेंगे तो ये package.json जो फाइल है इसको जनरेट करेगा, और इसी package.json में जितने सारे आप डिपेंडेंसीज यूज़ करेंगे इस एप्लीकेशन में और आपका जो कंप्लीट एप्लीकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारे के सारे आपको इसी फाइल में मिल जाएगा। तो अभी हम लोग इस एप्लीकेशन के लिए जो सारे डिपेंडेंसीज यूज़ करने वाले हैं उसको इंस्टॉल करेंगे। सो npm हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक्सप्रेस, mongoose, देन बॉडी पर्सर एंड ये सारे डिपेंडेंसीज यूज़ करने वाले हैं। सो इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तब तक हम लोग एक सर्वर जो है उसके लिए एक फ़ाइल क्रिएट करने, server.js। ओके सो ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिपेंडेंसीज में बॉडी पर्सर, कॉर्स, देन एक्सप्रेस, mongoose ये सारे के सारे डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गए। तो पहले बना लेते हैं अपना एक्सप्रेस सर्वर। उसके लिए हम लोगों को एक्सप्रेस जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस server.js फाइल में। रिक्वायर एक्सप्रेस, अब बनाने वाले एक्सप्रेस का ऐप। और ये जो एक्सप्रेस सर्वर है ये एक TCP जो पोर्ट है उसी पे चलता है। तो कैसे हम लोग वो पोर्ट को असाइन करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए ये जो एक्सप्रेस ऐप है उसके लिए उसके पास एक फंक्शन होता है
ऐप डॉट लिसन, ये लिसन करेगा। टीसीपी का जो पोर्ट होगा वो 2020 ले लेते हैं। जब ये सर्वर प्रॉपर्ली चलना स्टार्ट करेगा तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये फायर होगा। तो हम लोग कैसे इसको चेक करेंगे कि सर्वर प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए कंसोल लॉग लगा देते हैं। कंसोल लॉग, उसमें चेक करेंगे सर्वर इज़ रनिंग, इतना ही प्रिंट करते हैं। और ये जो फाइल है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको रन करने के लिए हम लोग ये कमांड यूज़ करते हैं नोड, और एज अ पैरामीटर इस फाइल का जो नेम है server.js को रन करते हैं। तो जैसे कि आप ये रन करेंगे और अपने जो ये server.js फाइल है इसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं या पूरा एप्लीकेशन में कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो आपको हर टाइम यही वाला जो कोड है इसको रन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कमांड ना यूज़ करके nodemon यूज़ करेंगे। तो nodemon यूज़ करने से क्या होगा कि आप कुछ भी चेंज करें, यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करें। सपोज़ मैं यहाँ पे कंसोल लॉग लगा देता हूँ, आप चेक देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है चेंजेस को। तो अगर आप ये nodemon इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में आपका कमांड लाइन में आपको ये वाला कमांड रन करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल nodemon, उसके साथ ये जी फ्लैग, मतलब ये ग्लोबल इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम में। ठीक है, ये पर्टिकुलर कोई फोल्डर में इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ये आपके कंप्लीट सिस्टम में अवेलेबल होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो अपना एक्सप्रेस सर्वर है ये प्रॉपरली चल रहा है। तो अभी हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए एक फ़ाइल जनरेट कर लेते हैं db.js, और डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं mongoose को। सो उसको इसी फोल्डर, इसी फाइल पे इसको इंपोर्ट करना है, mongoose। ओके, ये इंपोर्ट हो चुका है। अभी एक फंक्शन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो फंक्शन है इसमें एक पैरामीटर पास करेंगे हम लोग, db string और mongoose डॉट कनेक्ट। सो यही मेथड है, यही मेथड हेल्प करता है आपका जो ये कंप्लीट बैकएंड उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो ये जो मेथड है ये रिटर्न करते हैं प्रॉमिस। सो प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं कॉल बैक, प्रॉमिस यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग यूज़ करने वाले हैं एसिंक्वेट, एसिंक, और जो भी ये कोड एसिंक्रोनस कोड है उसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखना होता है। सो ट्राई कैच ले लिए और ये वाला फंक्शन को ट्राई ब्लॉक के अंदर डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद ये जो db स्ट्रिंग है इसको आपको कनेक्ट मेथड के अंदर पास करना होगा, और जब भी आप इसको रन करेंगे तब कुछ डेप्रिकेशन वार्निंग आपको डिस्प्ले होगा। तो उस डेप्रिकेशन वार्निंग को आप कैसे हटा सकते हैं, आपको कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना है, जैसे कि यूज़ न्यू यूआरएल पार्सर, ये होगा ट्रू। और अगर डेटाबेस प्रॉपर्ली कनेक्ट होता है तो उसका रिज़ल्ट है उसको हम लोग एक वेरिएबल पे स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ रिज़ल्ट, देन कंसोल लॉग करेंगे डेटाबेस कनेक्टेड, और कुछ भी एरर आता है तो उस एरर मैसेज को भी हम लोग प्रिंट करेंगे यहाँ पे, मैसेज। ओके, तो ये फंक्शन रेडी है। और अभी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट रन करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये फंक्शन को server.js फाइल, ओके, सो ये जो server.js फाइल है ये कंप्लीट एक एंट्री पॉइंट है इस एप्लीकेशन की, मेन फाइल है। और जितने सारे ये डेटाबेस db.js हम लोग क्रिएट की, ये सारे के सारे मॉड्यूल्स है, क्योंकि हम लोग अपना जो एप्लीकेशन है उसके सारे कोड इसी फाइल में, एक ही फाइल में नहीं लिखते, उसको स्प्लिट करके डिफरेंट फाइल में स्प्लिट कर देते हैं। तो जैसे नोड, एक्चुअली वही नोड का मेन यूज़ है, क्योंकि नोड जो मॉड्यूलर सिस्टम को फॉलो करता है। तो आप सारे के सारे जो चीज़ है डिफरेंट फाइल में आप स्प्लिट करते जाएंगे, तो क्या होगा इन फ्यूचर कभी भी कुछ इशू आता है, जैसे डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा है मेरे केस में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं db.js फाइल में चेक करूँगा कुछ इशू है कि नहीं, कुछ मैंने गलत लिख दिया, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं। तो यही Node.js का फ़ायदा है। तो ये मॉड्यूल जो है इसको कैसे हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे module.exports, और ये जो db है इसको पास कर देंगे यहाँ पे। तो अभी ये मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं server.js में, db। यहाँ पे आप कुछ भी नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं बस डेटाबेस है तो db सही लग रहा है मुझे, तो उसको रिक्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे।
रिकवर करने के लिए ये मेथड और ये जो फाइल का पाथ है, तो आपको ये फाइल का पाथ डिफाइन करना होगा। तो ये जो फंक्शन है इसको हम लोग कहाँ पे कॉल करेंगे, जब भी ये सर्वर जो अपना एप्लीकेशन इस पोर्ट को लिसन करेगा। लिसन करने के बाद क्या होता है कि सर्वर प्रॉपर्ली चल रहा है, दैट मीन्स राइट, ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे इसको। और यहाँ पे जो डीबी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे आपको ये डेटाबेस जो है उसका पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं MongoDB, तो ये वाला पाथ है, लोकल होस्ट में चल रहा है अपना MongoDB, सो लोकल होस्ट। और नेक्स्ट पैरामीटर होगा आपका जो डेटाबेस का नेम, कुछ भी नेम दे सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देते QR कोड। ठीक है, सो एरर यहाँ पे है मॉड्यूल। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये सर्वर अभी चल रहा है प्रॉपर्ली, और ये फिर से एक डेप्लीकेशन वार्निंग। तो इसमें हम लोगों को ये टोपोलॉजी जो है इसको भी पास करना है यहाँ पे। ठीक है, पास कर दिए, तो यहाँ अभी देख सकते हैं कि ये डेटाबेस प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे। सो अब हम लोग बनाने वाले जो यहाँ से फ्रंट एंड से जो हम लोग ये एक आइटम सेंड करेंगे, तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि वैसे MongoDB में अगर कुछ भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो उसके लिए हम लोगों को स्ट्रक्चर चाहिए नहीं, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप कुछ भी डेटा स्टोर कर रहे हैं तो बेटर हो एक प्रॉपर स्कीमा उसका रेडी कीजिए। पहले एक फोल्डर ऐड कर लेते मॉडल्स बोल के, और इस फोल्डर के अंदर हम लोग सारे स्कीमा डिफाइन करेंगे। जैसे हम लोग के पास है item schema डॉट JS। जो स्कीमा डिफाइन करने के लिए भी हम लोगों को यूज़ करना है Mongoose, क्योंकि आप MongoDB यूज़ करके स्कीमा डिफाइन नहीं कर सकते। अब जब भी Mongoose यूज़ करेंगे तभी Mongoose ही आपको स्कीमा डिफाइन करने का ऑप्शन देता है। तो पहले देखते हैं कैसे हम लोग स्कीमा डिफाइन करते हैं। Mongoose रिक्वायर Mongoose, और ये Mongoose की जगह हम लोग यहाँ पे सीधा स्कीमा डाल देते हैं, और यहाँ पे भी स्कीमा। सो ये जो स्कीमा है आप ऐसे भी उसको रिक्वायर कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है आप ऐसे भी उसको रिक्वायर कर सकते हैं। सो एक सिंपल वाला हम लोग देखते हैं। ठीक है, Mongoose को नॉर्मली हम लोग रिक्वायर कर लिए, और यहाँ पे कांस्टेंट में हम लोग आइटम स्कीमा बोल के एक कांस्टेंट लेते हैं, और उसमें हम लोग यूज़ करेंगे न्यू Mongoose डॉट स्कीमा। तो ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। तो ये जो स्कीमा क्लास है, तो उसका स्कीमा डिफाइन करने के लिए ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है, और जो सारे प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, ये हम लोग जैसे MongoDB में कुछ भी डेटा स्टोर करते हुए एज ए डॉक्यूमेंट, एज ए ऑब्जेक्ट स्टोर होता है वहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज़ होता है, तो हम लोग आइटम जो है वो भी एज ए ऑब्जेक्ट स्टोर होने वाला है। तो उसका प्रॉपर्टी क्या है, तो उसका जो हम लोग एक प्रॉपर्टी डाले थे यहाँ पे, तो सेम चीज़ हम लोग इसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस TS फाइल में ये आइटम नेम, ठीक है, तो सेम नेम हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो बाद में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका जो डेटा होगा उसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होने वाला है स्ट्रिंग। ओके, और तो ये स्कीमा रेडी है। तो अभी हम लोगों को क्या बनाना है, इसका मॉडल बनाना है। तो मॉडल भी ये Mongoose वाला जो इस मॉडल है इसी में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके लिए मॉडल, तो ये फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं मॉडल बनाने में, और जो कि लेता है दो पैरामीटर। फर्स्ट होगा मॉडल का नेम, तो मॉडल का नेम क्या देंगे यहाँ पे, QR कोड। QR कोड आप कुछ भी नेम डाल सकते हैं यहाँ पे, और बेटर होगा आप आइटम डाल दें, क्योंकि आइटम स्टोर करेंगे, मॉडल भी आइटम होना चाहिए। और सेकेंड पैरामीटर होगा ये स्कीमा। ठीक है, ये मॉडल रेडी हो गया। मॉडल को हम लोग एक वेरिएबल पे स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट आइटम। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो DB हम लोग डाले ये भी मॉड्यूल है। सो आइटम स्कीमा जो है ये फाइल भी एक मॉड्यूल है। तो इस फाइल को हम लोग कहीं और दूसरे फाइल में यूज़ करने के लिए इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सेम वे पे हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और ये मॉडल। ठीक है, तो हम लोगों का सर्वर रेडी है, डेटाबेस भी कनेक्टेड है, और आइटम जो स्कीमा है वो भी रेडी है। इसका जो राउट्स है वो ऐड करेंगे, राउटर डॉट JS। ठीक है, तो ये राउटर के लिए
एंगुलर जो एक्सप्रेस का राउटिंग अवेलेबल है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अब आप अगर ये राउटिंग सिस्टम को अगर आप कोर नोड यूज़ करके बनाना चाहते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो, और अगर आप एक्सप्रेस यूज़ करके बनाते तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो कैसे बनाते अभी देखेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्ट और यहाँ पे राउटर को एक कांस्टेंट डिफाइन किए, और यहाँ पे हम लोग क्या रिक्वायर करेंगे, एक्सप्रेस, और इसी एक्सप्रेस मॉड्यूल में ये राउटर कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। तो हम लोग क्या बनाए, यहाँ पे एक इंस्टेंट बनाया और उसको इस कंस्टेंट में स्टोर कर दिए। तो अभी इस राउटर को हम लोग अगर सेम server.js फाइल में अगर रजिस्टर करना चाहें तो पहले तो हम लोग को उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा, एक्सपोर्ट्स राउटर, ठीक है। तो अभी जितने सारे राउट्स हैं सभी इसी के थ्रू हम लोग बनाने वाले हैं। तो पहले बनाएंगे गेट, क्योंकि हम लोग 2 राउट चाहिए हम लोगों को। 2 राउट्स कैसे होता है कि यहाँ पे एक गेट आइटम्स के लिए एक राउट चाहिए और ऐड आइटम्स के लिए दूसरा राउट चाहिए। तो पहले गेट के लिए बना लेते हैं गेट आइटम, और नेक्स्ट पैरामीटर होगा कंट्रोलर फंक्शन। तो जब ये राउटर रेडी हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे कंट्रोलर फंक्शन, और जब भी कंट्रोलर फंक्शन बनेगा उसको भी सेम वे पे एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ से, और यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे डाल देंगे। तो अभी के लिए इसको वैसे ही छोड़ देते हैं और कॉपी कर लेते हैं। इसको ऐड करने के लिए हम लोगों को HTTP का पोस्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले बना लेते हैं कंट्रोलर्स के लिए एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, ओके, और उसके अंदर एक फाइल get all items.js, ठीक है। तो जब भी ये गेट ऑल आइटम करेगा तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए होगा जो हम लोग ये मॉडल, ये स्कीमा बनाए थे, ये मॉडल को इसको आपको इस कंट्रोलर जो फाइल है इसमें आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं उसको, रिक्वायर पाथ होगा /models एंड आइटम स्कीमा, आइटम स्कीमा। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये मॉडल है, ठीक है। तो अभी ऐड करेंगे ये कंट्रोलर फंक्शन गेट आइटम्स, और इसी मॉडल को यूज़ करके हम लोग डेटाबेस से सारे आइटम्स को फेच करेंगे। तो कैसे करते वो यहाँ पे देखते हैं। तो ये MongoDB का एक फाइंड मेथड है जो कि जितने सारे जितने सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है सेम कलेक्शन पे, तो उसी सारे डेटा को एक बार में एरे फॉर्म में फेच करेगा। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड ऑल एलिमेंट्स, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो फाइंड है ये मेथड प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। तो प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए सेम वे पे हम लोग async await यूज़ करेंगे और इसको रखेंगे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर, और इसको हम डिफाइन करेंगे ट्राई के अंदर, और यहाँ पे डालेंगे await। तो जब भी अगर हम लोगों को डेटा रिसीव होता है तो उसको पहले स्टोर करेंगे आइटम्स। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये डॉक्यूमेंट का एक पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न एरे रिटर्न कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक डालेंगे इफ़ आइटम्स, एंड अगर ये आइटम्स एरे जो है इसका लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तभी हम लोग रिटर्न करने वाले हैं रिटर्न रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। रिस्पॉन्स डॉट उसका स्टेटस होगा सक्सेस, दैट मीन्स 200, और रिस्पॉन्स में हम लोग क्या सेंड करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट जो होगा रिजल्ट। तो रिजल्ट में हम लोग ये पूरा का पूरा जो आइटम एरे है उसको डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ आइटम्स अवेलेबल नहीं हो रहा है, मतलब ये एरे जो है ये एम्प्टी है, तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, उस केस में हम लोग स्टेटस कोड होगा 404, और रिज़ल्ट की जगह पे हम लोग एक एरर मैसेज सेंड करेंगे जैसे आइटम्स नॉट फाउंड, ओके। और इस API में कुछ भी इशू आ रहा है तो वैसे केस में हम लोग और एक रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, इसी को ही रिस्पॉन्स को कॉपी कर लेते हैं। तो उस केस में ये जो स्टेटस कोड होगा वो होगा 500, और इस वाले मैसेज की जगह हम लोग सेंड करेंगे प्रॉपर वाला एरर मैसेज, एरर डॉट मैसेज,
मैसेज, और सेम वे पे ये जो फंक्शन है इसको यहाँ से इस वाले फाइल से, मतलब इस वाले मॉड्यूल से एक्सपोर्ट कर लेंगे और इसको इंपोर्ट करेंगे ये राउटर में, ठीक है। सो ये कंट्रोलर फंक्शन, अभी इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये अवेलेबल है कंट्रोलर्स एंड गेट ऑल आइटम्स, ठीक है। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे राउटर को एक्सपोर्ट किए तो उसको रजिस्टर कर कहाँ पे करना होगा, server.js फाइल में, ठीक है। तो पहले तो उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे पाथ डालना है राउटर, और ये तब भी एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए जब भी कोई भी रिक्वेस्ट आया तो उसको एज ए मिडिलवेयर इसमें रन करवाएंगे, मिडिलवेयर के बीच में एज ए रन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं ये प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पोस्टमैन। सो हम लोग का सर्वर रन हो रहा है 2020 और एंड पॉइंट है आइटम और मेथड है गेट। तो चेक करते हैं यहाँ पे। सो ये मेथड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर पोस्ट हो पोस्ट, पुट की जगह अगर पुट हो तो पुट यूज़ कर सकते हैं। और ये जो API है ये होगा गेट। सो HTTP लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर है 2020 एंड राउटर यहाँ पे होगा आइटम। तो अभी यहाँ पे अगर जब भी सेंड करेंगे, क्योंकि डेटाबेस में डेटा अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइटम्स नॉट फाउंड, ये रिजल्ट आना चाहिए। ओके, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे हम लोग भूल गए, यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी लगाना है, नहीं तो API कैसे चलेगा, API कैसे रिस्पॉन्स सेंड करेगा। तो अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्ली चल रहा है कि रिस्पॉन्स क्या है, आइटम्स नॉट फाउंड, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वाला जो कंट्रोलर होगा वो होगा ऐड आइटम्स के लिए। तो सेम वे पे जल्दी से करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये सेम चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और दूसरा एक फाइल ऐड करते हैं कि ऐड items.js, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पेस्ट किए, क्योंकि ये सेम वाला जो मॉडल है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे न्यू आइटम्स को ऐड करने के लिए। तो कंप्लीट जो कोड है इसको रिमूव कर देते हैं और ये जो फंक्शन होगा ये होगा ऐड आइटम और इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे। सो ये फंक्शन रेडी है और उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अभी एडिंग के लिए यहाँ पे लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए ये वाला जो मेथड मॉडल है उसको यूज़ करेंगे न्यू, और जो न्यू आइटम क्रिएट होगा उसको स्टोर करेंगे एक वेरिएबल पे, इसे लेट न्यू आइटम, ठीक है। तो जब भी हम लोग ये वाला ऐड के लिए ये वाला API को कॉल करेंगे तो उसमें हम लोग क्या सेंड कर सकते हैं, एक रिक्वेस्ट में एक बॉडी सेंड करते हैं। तो उस बॉडी को कैसे एक्सेस कर पाएंगे हम लोग, इस रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू, ठीक है। और रिक्वेस्ट बॉडी में हम लोग क्या सेंड करने वाले हैं, इस मॉडल पे जो स्कीमा ऐड किए ये वाला नेम हम लोग सेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको कैसे एक्सेस कर पाएंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ये नेम, आप कुछ भी नेम डाल सकते हैं। तो इसको स्टोर कहाँ पे करना है, यहाँ पे हम लोग उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और बन गया अपना यहाँ पे न्यू आइटम। सो न्यू आइटम को स्टोर करने के लिए ये जो मोंगो से मेथड प्रोवाइड करता है जो है सेव, और ये मेथड भी प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो उसको हम लोग हैंडल करेंगे अवेट के थ्रू। और जब भी ये न्यू आइटम ऐड हो जाएगा वो क्या रिटर्न करेगा, वो न्यू जो आइटम ऐड ऑलरेडी हो गया है उसको रिटर्न करेगा। तो उसको स्टोर कर लेते हैं आइटम एडेड, और कुछ भी वेरिएबल आप डिफाइन कुछ भी नेम दे सकते हैं इसका। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे ये अगर आइटम एडेड है तो यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा 200
स्टेटस कोड होगा 200 और हम लोग सेंड करेंगे क्लाइंट को रिज़ल्ट और उसमें एक मैसेज होगा और मैसेज की जगह हम लोग जो न्यू आइटम ऐड कर रहे हैं उसी को ही डाल देते हैं, तो टेस्टिंग के लिए इजी हो जाएगा। रिटर्न, और अगर वो सेव नहीं होता है मीन्स अब कुछ भी इशू है तो उसको हम लोग 400 दैट मीन्स बैड रिक्वेस्ट, यहाँ पे सीधा बैड रिक्वेस्ट डालते हैं रिक्वेस्ट। और अगर एपीआई में कुछ भी इशू है तो सेम चीज़ यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 500 ऐड कर दिए। तो अभी चेक करते हैं। ओके, और एक चीज़ ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, अगर इसे कुछ भी अगर सेम आइटम को स्टोर करना चाहे तो उसके लिए भी हम लोग चेक डालेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आइटम डॉट फाइंड वन, ठीक है। तो ये फाइंड वन मेथड क्या करता है कि एक ही डॉक्यूमेंट को सर्च करता है। अगर आप कुछ भी यहाँ पे फ़िल्टर डिफाइन करते हैं तो या अपने केस में फ़िल्टर क्या होने वाला है, यहाँ पे फ़िल्टर होगा ये आइटम नेम, ठीक है। ये आइटम नेम अगर ये जो रिक्वेस्ट बॉडी का जो आइटम नेम है वो दोनों के दोनों सेम हो, अगर मैच हो जाता है कुछ भी, तो वो जो मैच्ड आइटम है उसको रिटर्न करेगा। उसको स्टोर करते हैं लेट एग्जिस्टिंग आइटम। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक डाल देते हैं, ठीक है। इफ अगर एग्जिस्टिंग आइटम होता है तो यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड होगा, 400 सेंड कर देते हैं, राइट। आइटम इस एग्जिस्ट, एल्स अगर वो आइटम अवेलेबल नहीं होता है तब हम जाके हम लोग ये एडिंग आइटम का जो इतना सारे लॉजिक है उसको रन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला ये कंट्रोलर फंक्शन भी रेडी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉन्स्ट इसको router.js फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं, रिक्वायर, और ये पाथ यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कंट्रोलर्स ऐड आइटम, और ये जो फंक्शन है, ठीक है। अभी ये वाला भी एपीआई रेडी है और ये पोस्ट मेथड है। तो इसको भी हम लोग पोस्टमैन में चेक करते हैं। तो पहले तो हम लोग इसका इस नेम को कॉपी करते हैं, क्योंकि आप बॉडी के बाद जो भी यहाँ पे नेम सेट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ये प्रॉपर्टी नेम सेम होना चाहिए जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा एपीआई ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे होगा http लोकल होस्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं। और अपना सर्वर जो है ये 2020 पे चल रहा है और यहाँ पे है आइटम और मेथड है पोस्ट, ठीक है। अब देखिए अगर ये पोस्ट है और आप कुछ भी बॉडी नहीं पास कर रहे हैं तो बिना बॉडी के क्या होगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, 500, क्योंकि एपीआई में एपीआई प्रॉपर नहीं है, क्योंकि आप पोस्ट कॉल कर रहे हैं, बॉडी नहीं सेंड कर रहे हैं, ये 500। तो EQ इज़ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ से कुछ एरर मैसेज शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बॉडी सेंड करेंगे। बॉडी क्या होगा, जेसन फॉर्मेट में होगा, यहाँ पे आइटम, ठीक है। तो अभी सेंड करेंगे, ये चलने नहीं वाला है क्योंकि ये जो जेसन फॉर्मेट आप जेसन डेटा सेंड कर रहे हैं बॉडी में, तो वो बैक एप्लीकेशन को पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए, उसके लिए हम लोग एक मॉड्यूल इंस्टॉल किए थे, बॉडी पर्सर। तो उसी बॉडी पर्सर को यहाँ पे इंपोर्ट करके डिफाइन करेंगे कौन सा वाला किस टाइप का डेटा रिक्वेस्ट बॉडी में आना चाहिए। तो उसको कॉन्स्ट बॉडी पर्सर रिक्वायर और यहाँ पे डालेंगे बॉडी पर्सर। तो ये बॉडी पर्सर जो है ये राउटर जो यहाँ पे मिडिलवेयर यूज़ के इसके पहले होना चाहिए, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है ये राउटर में अगर वो कंट्रोल चला गया तो दैट मीन्स वो कंट्रोल यहाँ पे पहुँच जाएगा। उससे पहले हम लोगों को वो मिडिलवेयर ऐड करना है। तो यहाँ पे और कौन सा टाइप होगा, जेसन टाइप, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चेक करेंगे, तो देखिए EQ इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। सो यहाँ पे R मैंने मिस कर दिया था।
तो अभी अगर सेंड करते हैं तो देखिए आइटम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, दैट मीन्स ये ऑलरेडी स्टोर हो चुका है। चेक करते हैं यहाँ पे जो गेट एपीआई है अपना, तो उससे अगर कुछ भी स्टोर हुआ होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ मिस कर दिए, वेट। सो इसी के लिए वो बार बार वही सेम मैसेज शो करेगा। अभी देखिए यहाँ पे ये आइटम जो है ये स्टोर हो चुका है, ठीक है। अभी इस सेम नेम का जो आइटम है उसको आप स्टोर करना चाहें तब जाके ये मैसेज शो करेगा 400 बैड रिक्वेस्ट आइटम ऑलरेडी आइटम इज़ एग्जिस्ट। और ये गेट अभी जो एपीआई है उसमें आइटम नॉट फाउंड, तो अभी क्लिक करेंगे तो ये आइटम अवेलेबल है। और फिर से दूसरा और एक आइटम ऐड कर लेते हैं, आइटम 2। ये ऐड हो गया। गेट मेथड में जाके चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए आइटम 2 भी यहाँ पे आ रहा है। तो अभी हम लोगों का जो एपीआई है वो रेडी है, ठीक है। और जो मेन चीज़ है, ठीक है, जो डेटा हम लोग गेट कर रहे हैं उसके बाद उसी नेम को फेच करके हम लोग उसका जो क्यूआर कोड का जो बेस यूआरएल है उसको जनरेट करेंगे। उसके लिए हम लोग को एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, npm इंस्टॉल क्यूआर कोड। उसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे package.json में देखेंगे कि ये देखिए क्यूआर कोड ऐड हो चुका है। तो अभी गेट ऑल जो आइटम्स है उसमें उसको यूज़ करने वाले हैं हम लोग। सो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं क्यूआर कोड को, रिक्वायर एंड क्यूआर कोड। सो ये क्यूआर कोड का मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे उसका जो टू यूआरएल डेटा है, टू यूआरएल डेटा, उसी को यूज़ करके जो ये आइटम जो इस आइटम के अंदर, ठीक है, जो जितने सारे हम लोग आइटम्स नेम स्टोर किए, ठीक है, उसी को ही हम लोग क्यूआर कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के बाद ये टू डेटा यूआरएल क्या करता है, ये एक बेस 64 यूआरएल जनरेट करके देता है जिसको हम लोग फ्रंट एंड में फेच करके उसको वहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसको अभी हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब आइटम का चेक डाले हैं तो यहाँ पे एक फॉर इन लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं आइटम इन आइटम्स, और उसके बाद यहाँ पे एक टेम्प आइटम वेरिएबल में हम लोग यहाँ पे देख लेते क्या करने, टेम्प आइटम, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उस ऑब्जेक्ट में ये जो आइटम नेम है इसको स्टोर करेंगे कैसे, आइटम्स के अंदर जो ये इंडेक्स होगा इसको यहाँ पे डिफाइन करना है, और उसके बाद ये आइटम नेम को यहाँ पे स्टोर करेंगे। और हम लोगों को यहाँ पे स्टोर करना है URL, और यहाँ पे QR कोड URL, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या असाइन करने वाले हैं, इसके लिए यहाँ पे ये वाला जो कोड हम लोग कमेंट किए थे इसको कॉपी कर लेते, और यहाँ पे ये आइटम्स का जो नेम है उसको एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर देंगे। और ये जो टू डेटा यूआरएल है ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे वेट डालेंगे और लेट URL। सो ये URL वापस करेगा यहाँ पे, ठीक है, URL को रिटर्न करता है, और उसी सेम URL को हम लोग यहाँ पे असाइन कर देंगे। करने के बाद ये जो टेम्प न्यू ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे ऐड किए उसको क्या कर देंगे, इसी पर्टिकुलर इस आइटम का जो एलिमेंट है उसमें रीअसाइन कर देंगे कि जो ओल्ड डेटा है वो रिमूव हो जाएगा, उसमें न्यू ये टेम्प ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आइटम इक्वल्स टू दिस टेम्प, और इसको रिमूव कर देते हैं। अभी इसको हम लोग पोस्टमैन में चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो आइटम्स जो एपीआई है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे अभी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, और रिस्पॉन्स में हम लोग को ये आइटम का नेम और ये बेस 64 यूआरएल जो है वो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। तो अभी हम लोगों का जो बैकएंड का जो सर्विसेज है वो रेडी है। तो अभी हम लोग फिर से फ्रंट एंड में जाएंगे और फ्रंट एंड में इस एपीआईज़ को यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम लोग एंगुलर कोड में क्या करेंगे, एक सर्विस ऐड कर लेते हैं। सर्विस ऐड करने के लिए कमांड है ng generate सर्विस, और सर्विस का नेम हम लोग दे देते हैं HTTP, और यहाँ पे
HTTP, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस जनरेट हो गया। तो इस सर्विस को इस एप्लीकेशन में इंस्टॉल करने यूज़ करने के लिए इसको कहीं पे रजिस्टर करना होगा। कहाँ पे रजिस्टर करना है? ऐप डॉट मॉड्यूल पे। ये जो प्रोवाइडर्स एरे है इसके अंदर इसको डिफाइन करना है। ओके, तो मैनुअल इसको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट सर्विस का नेम है, कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? फ्रॉम ये फाइल का पाथ। HTTP सर्विस, ठीक है। और अभी सर्विस पे अभी हम लोग गेट आइटम्स और पोस्ट आइटम के लिए दो मेथड डिफाइन करेंगे। यहाँ पे गेट ऑल आइटम, ठीक है। और जब भी यहाँ इसके अंदर हम लोग उसी सेम API को कॉल करेंगे जो बैकएंड में हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए। तो जब भी अगर API को कॉल कर रहे हैं वो डेटा रिटर्न करेगा आपको, ठीक है। और किस फॉर्मेट में आना चाहिए, किस टाइप का डेटा आप बैकएंड से फेच कर रहे हैं उसका भी टाइप आप चाहते हैं तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इंटरफेस डेटा, और उसका टाइप होने वाला है डेटा के अंदर होगा रिजल्ट और एक ही एरे होगा, ठीक है। तो अभी गेट ऑल आइटम्स जो है वो क्या करेगा? रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा? इसके लिए यहाँ पे इंपोर्ट HTTP क्लाइंट एंगुलर कॉमन HTTP। इसे HTTP पैकेज से हम लोग इंपोर्ट करेंगे और ये मॉड्यूल है, इसको रजिस्टर करना है इंपोर्ट्स एरे पे। और अभी HTTP सर्विस के अंदर भी आपको HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट HTTP क्लाइंट एंगुलर कॉमन एंड HTTP। सो अभी यहाँ पे क्लाइंट अवेलेबल है तो इसको इंजेक्ट कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। स्टेप HTTP जो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किए उसी को यूज़ करके AJAX कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट, ये जो कॉल होगा वो गेट कॉल होगा। सो गेट कॉल के अंदर आपको यहाँ पे URL डिफाइन करना है। तो कौन सा वाला URL हम लोग डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पे पब्लिक URL। सो ये URL होने वाला है बैकएंड का जो URL है। सो बैकएंड का URL है HTTP लोकल होस्ट और 2020, ठीक है। तो इस URL को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं this dot URL। और ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये फंक्शन एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहा है। तो ऑब्जर्वेबल को भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ऑब्जर्वेबल, ठीक है। ऑब्जर्वेबल को इंपोर्ट करना है आपको RxJS से। और इसका जो टाइप होगा ये क्या, कौन सा टाइप होगा? ये टाइप होगा ये डेटा जो हम लोग यहाँ पे इंटरफेस ऐड किए। तो इस और यहाँ पे भी गेट मेथड जो है उसके यहाँ पे भी आपको डेटा डालना है। तो अभी यहाँ पे आप चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करने वाला है? एक ऑब्जर्वेबल किस टाइप का? डेटा टाइप का, मतलब ये फॉर्मेट में डेटा रिटर्न होगा, ठीक है। और अभी सेम इस फंक्शन को हम लोग QR कोड कंपोनेंट TS फाइल के अंदर कॉल करेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले हम लोगों को ये जो सर्विस है इसको इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे। और इसको ये सर्विस को हम लोग इसी मॉड्यूल इस कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए इसको इंजेक्ट करना होगा एज अ डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर लेते हैं HTTP। तो अभी यहाँ पे जो डेटा हम लोग यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट डेटा शो कर रहे थे, राइट, कुछ डमी डेटा शो कर रहे थे। तो इस डमी डेटा को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन ऐड कर लेते हैं पब्लिक गेट डेटा
और गेट आइटम, और इसी मेथड के अंदर दिस डॉट एच टी टी पी डॉट, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये गेट ऑल आइटम्स आ गए यहाँ पे। और जैसे कि ये फंक्शन जो है, ये मेथड ये ऑब्जर्वेबल रिटर्न करे, तो हम लोग इसको सब्सक्राइब करना होता है। सब्सक्राइब के सब्सक्राइब को रिस्पॉन्स रिटर्न करें, और यहाँ पे एरर आया तो एरर को भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है ये डेटा टाइप आ रहा है। अभी चलते HTML पे। तो HTML में हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे आइटम्स बोल के एक एरे यूज़ किए थे, राइट। ओके, डेटा यूज़ किए थे। तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं पब्लिक डेटा, और इसी डेटा में हम लोग ये जो रिस्पॉन्स का जो रिज़ल्ट है उसको स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू रेस्पॉन्स जो होगा, रेस्पॉन्स डॉट यहाँ पे रिज़ल्ट। HTML में जैसे आइटम के लिए हम लोग यहाँ पे नेम की जगह आइटम शो कर रहे थे, तो यहाँ पे अभी हम लोग प्रॉपरली उसी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लेंगे। तो अभी चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग जो ये फंक्शन को, ये मेथड को डिफाइन किए थे गेट ऑल आइटम्स, तो इसको ये कॉल नहीं हो रहा है। इसको कॉल करने के लिए हम लोगों को इसका ng on init मेथड के अंदर कॉल करना होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी कंपोनेंट लोड होगा तब भी वो फंक्शन कॉल होना है। तो यहाँ पे दिस डॉट, सो आप अगर कुछ भी रेस्ट APIs बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल किए थे। तो यहाँ पे अभी हम लोग server.js फाइल में कॉर्स को ऐड कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, और इस जो QR कोड को रिमूव करते कॉर्स रिक्वायर यहाँ पे ऐप में एक मिडिलवेयर के अंदर इसका यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे जो इशू है वो, यहाँ पे हम लोग जो URL डिफाइन किए थे वो गलत है। सो URL को ये होना चाहिए ऐसे। तो अभी हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 404 नॉट फाउंड, मतलब ये जो API है हम लोग यहाँ पे उसका एंड पॉइंट नहीं ऐड किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है राउट और यहाँ पे आइटम। तो जब भी हम लोग फ्रंट एंड के साइड से API को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका एंड पॉइंट भी हम लोग को यहाँ पे देना होता है। देखिए यहाँ पे URL ऐड किए, देन स्लैश ये है, एंड अभी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रॉपरली आइटम आ गया, आइटम 2 आ गया, आइटम 3 आ गया, बट ये जो इमेज है, ठीक है, ये प्रॉपर नहीं है। ये है हम लोग जो डमी डेटा ऐड किए थे वो वाला इमेज है। तो हम लोग यहाँ पे इमेज के लिए कैसे उसको स्ट्रक्चर दिए थे बैकएंड में, QR कोड URL, सो सेम वे पे हम लोग यहाँ पे इस URL को हटा लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करने वाले आइटम, और इस आइटम के अंदर क्या है, ये QR कोड URL है, और इस सोर्स जो प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी बाइंड कर लेते हैं src। तो अभी चेक करते हैं, यहाँ पे अभी आ रहा है ये प्रॉपर जो QR कोड है वो, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड कर लेते हैं इसमें। तो इसके लिए यहाँ पे लिस्ट कंटेनर में इमेज, ठीक है, img, और इसका जो डिस्प्ले टाइप होगा वो होगा ब्लॉक, और मार्जिन होगा 10 पिक्सल ऑटो। तो अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये सेंटराइज्ड हो गया। इसका टेक्स्ट को भी हम लोग सेंटर अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन होगा सेंटर, और इमेज में थोड़ा सा पैडिंग डाल देते हैं। पैडिंग होगा 20 पिक्सल, और इमेज का साइज़ दे देते हैं, विड्थ होना चाहिए 120 पिक्सल, और इसका हाइट भी होगा 120 पिक्सल। अभी चेक करते कैसा दिख रहा है। अभी भी साइज़ थोड़ा सा छोटा और ज़्यादा कर देते हैं, 120 की जगह 180। तो ये अभी यहाँ पे जो अपना गेट API है वो प्रॉपरली चल रहा है, और हम लोग डेटा फेच कर पा रहे हैं।
और अभी ऐड करेंगे यहाँ से कुछ भी, अगर यहाँ पे आप डेटा पास कर रहे हैं ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो ऐड होना चाहिए, न्यू आइटम ऐड होगा। तो उसके लिए हम लोगों को फिर से HTTP सर्विस में जाना है और यहाँ पे और एक मेथड को डिफाइन करना है, पब्लिक डॉट ऐड आइटम, और ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जर्वेबल दिस डॉट HTTP। और इसमें जो मेथड यूज़ करेंगे हम लोग वो है पोस्ट, और पोस्ट क्या होगा यहाँ पे एक URL, सो दिस डॉट URL, और उसका पैरामीटर होगा, आई मीन एंड पॉइंट होगा आइटम। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पोस्ट यूज़ करें तो इसमें एक डेटा भी सेंड करना होगा, सो डेटा इन द सेंस रिक्वेस्ट बॉडी। तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा दिस डॉट HTTP, तो दिस डॉट HTTP, और यहाँ पे ऐड आइटम, और इसमें एज अ पैरामीटर हम लोगों को ये वाला जो वैल्यू हम लोग ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहे थे फॉर्म का उसको पास करेंगे डॉट, और उसके बाद इसको सब्सक्राइब करते हैं। अगर ये डेटा स्टोर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, जो गेट आइटम API आई मीन फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। तो क्या होगा कि कुछ भी डेटा हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, नहीं तो आपको मैनुअली रिलोड करना पड़ेगा पेज को। कहाँ गया, यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा तो ये कॉल हो जाएगा, सो दिस डॉट गेट आइटम्स। तो अभी चेक करेंगे प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। यहाँ भी अभी हम लोग के पास आइटम 2 एंड आइटम 3 है, तो यहाँ पे मैं आइटम 4, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, देखिए आइटम 4 ऐड हो चुका है। ठीक, तो ये अपना एप्लीकेशन रेडी है। इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग मोबाइल का जो QR कोड स्कैनर है उसको यूज़ करेंगे। सो अभी हम लोग इस जो एप्लीकेशन है जो QR कोड है उसको टेस्ट करने के लिए मोबाइल यूज़ करने वाले। सो ये है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये QR कोड है, और यहाँ पे देखिए आइटम 2 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जो नेम हम लोग यूज़ किए थे कोड URL जनरेट करने के टाइम पे, तो यहाँ पे उसको कैंसिल करके नेक्स्ट में जाते हैं आइटम 3। ओके, उसके बाद हम लोग आइटम 4 को ऐड किए थे, देखिए 4 प्रॉपरली हो रहा है। ठीक है, और दूसरा और एक आइटम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ये हर टाइम प्रिंट करता ही रहेगा। तो यहाँ पे तो एक दूसरा न्यू आइटम, सो हम लोग यहाँ पे एक न्यू आइटम बोल के एक न्यू आइटम ऐड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक न्यू आइटम ऐड हो चुका है, तो यहाँ को इसको स्कैन करते देखिए न्यू आइटम नेम के साथ आ रहा है। ठीक है, सो गाइस अगर आपको ये प्रोजेक्ट यूज़फुल लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ भी डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस ऐप प्रोजेक्ट का जो गिटहब लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नया इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के साथ।